हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम गुरुमुखी लिपि में खड़ी बोली गद्य के प्रश्नों को देखने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने साहित्य में गद्य पद्य की स्थिति को देख लिया था। उसके बाद हमने आदिकालीन हिंदी गद्य को देखा था और जो हमने नेक्स्ट वीडियो किया था वह राजस्थानी गद्य, ब्रजभाषा गद्य, दक्षिणी का खड़ी बोली गद्य और खड़ी बोली गद्य उत्तर भारत का, ये हमने कर लिया था। ठीक है, आज हम करने वाले हैं चौथा शीर्षक है गुरुमुखी लिपि में खड़ी बोली गद्य। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सेक्शन हमारा गुरुमुखी लिपि में खड़ी बोली गद्य। पहला प्रश्न है, खड़ी बोली का जन्म सामान्यतः किस परिवेश में माना जाता है? ऑप्शन है दरबारों में, ऑप्शन बी है दिल्ली की छावनियों और बाजारू संपर्कों में, ऑप्शन सी विश्वविद्यालय में और ऑप्शन डी राजस्थानी लोकगीतों में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? खड़ी बोली का जो जन्म है वो सामान्यतः किस परिवेश में माना जाता है? दिल्ली की छावनियों और बाजारू संपर्कों में। ठीक है, अगला प्रश्न है, गुरुमुखी लिपि में लिखित गद्य साहित्य के अध्ययन से क्या स्पष्ट होता है? ऑप्शन ए है खड़ी बोली केवल दिल्ली में विकसित हुई है, ऑप्शन बी खड़ी बोली का एक पंजाबी और ब्रजी रूप प्रभाव से पहले ही अस्तित्व में थी, ऑप्शन सी खड़ी बोली का कोई संबंध पंजाब से नहीं था, ऑप्शन डी खड़ी बोली संस्कृत से सीधे उत्पन्न हुई। तो गुरुमुखी लिपि में लिखित गद्य साहित्य के अध्ययन से क्या स्पष्ट होता है? खड़ी बोली का एक पंजाबी और ब्रजी रूप प्रभाव से पहले ही अस्तित्व में था, यानी खड़ी बोली से पहले हम पंजाब की भाषाओं में और ब्रज के रूपों में भी खड़ी बोली गद्य को देखते हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वह है, राम प्रसाद निरंजनी की भाषा योग वशिष्ठ की रचना कब हुई थी? ऑप्शन है 1581, ऑप्शन बी है 1640, ऑप्शन सी है 1675, ऑप्शन डी है 1741। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1741। राम प्रसाद निरंजनी की भाषा योग वशिष्ठ का प्रकाशन वर्ष 1741 है। अगला हम प्रश्न देखते हैं, उससे पहले इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स है वो हम जान लेते हैं। ठीक है, इस रचना के पूर्व पंजाब में सोढ़ी महिरविनु, ठीक है, कुछ जो गुरुमुखी लिपि में रचनाकार जो रहे हैं उनके विषय में हम जान लेते हैं। तो उनमें सबसे पहला नाम जो आता है वह सोढ़ी महिरविनु का नाम आता है, दूसरा है हरिजी और तीसरे हैं दयाल अनेमी। ठीक है, तो इन लेखकों ने खड़ी बोली गद्य में अपनी रचनाएं प्रस्तुत की थी, पंजाब में तो प्रस्तुत की थी। तो उनमें जो लिपि जो मिलती है वह गुरुमुखी लिपि मिलती है। ठीक है, तो सोढ़ी महिरवानु के अगर हम समय देखें तो उनका 1581 से 1640 है, दूसरा है हरिजी, अगर उनका समय देखें तो 1696 में इसकी मृत्यु हुई थी, और दयाल अनेमी की अगर हम बात करें तो 1675 से 1721 इनका रचनाकाल है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वह सोढ़ी महिरवानु का जीवन काल क्या था? अभी हमने देखा 1581 से 1660। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहला ही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, सोढ़ी महिरवानु ने कौन सी गद्य रचना की थी? ठीक है, तो ऑप्शन है पोथी हरिजी, दूसरा है बी सचुसंड पोथी और खंड पोथी, ऑप्शन सी सुखमणि सहस्र नाम और ऑप्शन डी है भाषा योग वशिष्ठ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सचुसंड पोथी। तो इस रचना में, सचुसंड पोथी में गुरुवाणी प्रस्तुत की गई है। उस गुरुवाणी को देखते हैं हम। गुरुवाणी जो है वह है, राजयोग दी बियासिया गोसठी राज्य जनक की, त्रेते जुग मही राजा जनको हुआ, अरु मिथिला नगरी मही रहे, परु बड़ा धर्मियात्मा राजा जनकु राज भी करें अरु भोग भी करें, राजू कैसा करें नाहकु किसी साथी ना करें, अरु जोग कैसा कमावे गृहसत मही जोगु कमावे, तब एक दिन एक ही साध पुरुष आए। ठीक है, तो ये जो देख रहे हैं आप उदाहरण वह गुरुमुखी लिपि का देख सकते हैं उदाहरण है, और जो इसके रचनाकार हैं वह कौन है? सोढ़ी महिरवानु के। ठीक है, रचना का नाम क्या है? सचुसंड पोथी। अगला है प्रश्न, हरिजी महिरवानु जी के कौन थे? ठीक है, तो जो अभी हमने महिरवानु का नाम पढ़ा, सोढ़ी महिरवानु का, तो हरिजी से इनका क्या संबंध था? ऑप्शन ए है मित्र थे, ऑप्शन बी शिष्य थे, ऑप्शन सी पुत्र थे, ऑप्शन डी शिक्षक थे। जिसका सही उत्तर हो, हरिजी महिरवानु के क्या थे? पुत्र थे। अगला प्रश्न है, हरिजी का देहावसान किस वर्ष हुआ? ठीक है, अभी हमें पता चल गया हरिजी कौन थे? सोढ़ी महिरवानु के पुत्र थे, है ना।
मिहिरवाणु के पुत्र थे। और हरि जी का देहावसान किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1581, ऑप्शन बी है 1675, ऑप्शन सी है 1696, ऑप्शन डी है 1741। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1696। अगला हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गोसठ गुरु महीरविनु किसकी रचना है? ऑप्शन ए है राम प्रसाद निरंजनी, ऑप्शन बी है दयाल अनेमी, ऑप्शन सी है हरि जी, ऑप्शन डी है सोढ़ी महीरविनु। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हरि जी। हरि जी की रचना क्या है? गोसठ गुरु मिहिरवाणु। ठीक है, अब इसका नमूना अगर हम देख लेते हैं। तब गुरु महीरवाणु जी 25-26 बरस का भैहा, तब गुरु साहिब जी की सेवा लागा करने। तब कैसी सेवा करें जो कछु गुरु साहिब जी के मही बरते, सु बिना कहे ते जानी करी, अपने मनी की प्रीति हित साथ करे। ठीक है, तो ये जो नमूना है वह किनका है? हरि जी का है। और कौन सी रचना से उद्धृत है? ये उद्धृत है गोसठ गुरु मिहिरवाणु। ठीक है, अगला जो है फैक्ट वो हम देख लेते हैं। इनकी सुषमनी सहनसर नाम परमारथ पोथी हरि जी भी प्रसिद्ध रचना है। यानी हरि जी की और रचना कौन सी है? सुखमनी सहनसर नाम और पोथी हरि जी। ठीक है, ये दो रचनाएं क्या है? इनकी प्रसिद्ध हैं। अगला जो प्रश्न है, प्रारंभिक खड़ी बोली गद्य किस लिपि में लिखा जाता था जो बाद में उपेक्षित रहा? ऑप्शन ए है देवनागरी, ऑप्शन बी है फारसी, ऑप्शन सी है गुरुमुखी और ऑप्शन डी है रोमन। तो प्रारंभिक खड़ी बोली गद्य किस लिपि में लिखा था जो बाद में उपेक्षित रहा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गुरुमुखी लिपि। ठीक है, गुरुमुखी लिपि में लिखित होने के कारण इसे या तो पंजाबी भाषा का साहित्य समझ लिया गया। ठीक है, तो जो प्रारंभिक खड़ी बोली गद्य का जो अगर रूप देखें हम, पंजाब प्रांत में जो रचनाकार रहे हैं वो क्या कर रहे थे? गुरुमुखी लिपि में लिख रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने गुरुमुखी लिपि को अपनाया तो लोगों ने क्या समझा कि वह खड़ी बोली गद्य का नमूना ना होकर के पंजाबी साहित्य है। ठीक है, तो इस दृष्टि से जो वो रचना जो है, जो सोढ़ी महीरवाणु या हरि जी की जो रचनाएं हैं वह पंजाबी साहित्य के अंतर्गत शामिल कर ली गई। ठीक है, तो ये एक कारण रहा कि वो उस तरीके से जो गुरुमुखी लिपि का जो है वो विकास नहीं हो पाया। अगले जो है रचनाकार दयालु अनेमी है। इनका रचनाकाल किस अवधि का माना जाता है? ऑप्शन जो है वो सही उत्तर हो जाएगा 1675 से 1721। ठीक है, इनकी जो रचना अगर हम देखें तो दयाल अनेमी की कौन सी रचना शंकर भाष्य का अनुवाद है? शंकर भाष्य का अनुवाद है। कौन सी रचना है? तो गीता भाषा जो है ये किसकी कृति है? दयाल अनेमी की कृति है। लेकिन जो अनुवाद है वह किसका है? शंकर भाष्य का अनुवाद है। ठीक है, अगला अगर हम देखें इनकी अन्य रचनाओं के विषय में अगर देखें, जो ये दयालु अनेमी है इनकी अन्य रचनाओं में अवगत उल्लास है, अष्टावक्र भाषा है, गीता भाषा है। ठीक है, तो ये जो रचनाएं हैं ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ठीक है, किनकी? दयालु अनेमी की। दयालु अनेमी की गीता भाषा का समय क्या है? 1721। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1721 इनका समय है गीता भाषा का। और गीता भाषा को क्या कहा गया कि वह शंकर भाष्य का अनुवाद है। ठीक है, दयाल अनेमी 1721 का समय हो गया। गीता भाषा गद्य का नमूना देखें। इष्ट अनिष्ट जन्म मरण सुख दुख आदि ताते संसार की प्राप्ति होत है, ताको संसार नहीं निवृत्ति होता है। याते संसार का बीज रूप जो है शोक मोह तिनके संन्यास हैं, त्याग तय आत्म ज्ञान तय भिन्न संसार की निवृत्त नहीं होती। ठीक है, तो ये जो प्रभाव है वो पंजाबी भाषा के जो शब्दों का प्रभाव है तो वो उसी कारण आया क्योंकि जो गुरुमुखी लिपि में जो इस गद्य को लिखा गया है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राम प्रसाद निरंजनी कृत भाषा योग वशिष्ठ को किस वर्ष का गद्य स्वीकार किया? तो ये जो समय है भाषा योग वशिष्ठ का वह 1741 ईस्वी या 1798 संवत मान सकते हैं आप। अगला प्रश्न है किस शिष्य परंपरा में आने वाले श्री आनंद घन ने जपुटिका का समय क्या है? 1750 ईस्वी इसकी रचना की। किस शिष्य परंपरा में आने वाले श्री आनंद घन ने, रचनाकार कौन है?
जपुटिका के आनंद घन। लेकिन किसकी शिष्य परंपरा में आते हैं? ऑप्शन है कबीर, गुरु नानक, दादू या फिर तुलसीदास। तो जो आनंद घन है ये नानक के गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं। ठीक है, और इन्होंने क्या लिखा है? जपुटिका रचना इन्होंने की है। ठीक है, गुरु नानक की शिष्य परंपरा में 11वें क्रम पर आने वाले आनंद घन है। ठीक है, शिष्य परंपरा में 11वें नंबर पे जो कौन आने वाले शिष्य हैं वो आनंद घन है, और इन्होंने जपुटिका नामक कृति को रचा है। इसमें अगर हम देखें, ब्रह्मा जी कहते हैं निरंतर जो मेरे नामों को जपता है अथवा कीर्तन करता है, भला भी जो जिसने पापू किया है, जिस पापू ते मैं तिसका करता हूँ सो सती कहता हो। इसमें कुछ संदेह नहीं। वशिष्ठ कहते हैं जिसने हरि का चिदात्मकी नामों एक बार भी उच्चारण किया है, तिस फल को सहनसर मुख ब्रह्मा भी नहीं कह सकता। तो ये उदाहरण जो है वो गुरुमुखी लिपि से संबंधित है। ठीक है, गुरुमुखी गद्य की लंबी परंपरा से यह प्रमाणित होता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज के स्थापना के पूर्व भी उत्तर भारत में खड़ी बोली गद्य की सत्ता थी और अपने विकास क्रम में वह व्यवस्थित और परिमार्जित हो रहा था। गुरुमुखी लिपि के खड़ी बोली गद्य के विकास क्रम में बसवा मध्य प्रदेश निवासी पंडित दौलत राम कृत जैन पद्म पुराण के भाषा अनुवाद में इसका रूप दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ क्या दिखाई दे रहा है कि उत्तर भारत में खड़ी बोली की सत्ता तो थी ही, लेकिन इस क्रम में अगर हम देखें तो गुरुमुखी लिपि जो से है वो उसके प्रारंभिक रूप जो है खड़ी बोली गद्य के वो हम गुरुमुखी लिपि में देखते हैं। बसवा जो निवासी दौलत राम हैं इनकी जो रचना है जैन पद्म पुराण, इसका जो भाषा अनुवाद है उसमें इसका रूप दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है नृसिंह तापनी उपनिषद का हिंदवी खड़ी बोली अनुवाद किस वर्ष में हुआ है? ऑप्शन है तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1719 जैन प्रहलाद इसके रचनाकार है जैन प्रहलाद। ठीक है, यानी इस कृति नृसिंह तापनी उपनिषद का जो रचनाकार है वह कौन है? जैन प्रहलाद है। समय क्या है इस कृति का? 1719। और ये इस कृति क्या किस चीज़ के लिए फेमस है? इसमें हिंदवी का अनुवाद हुआ है। ठीक है, अगला है पंडित दौलत राम कृत जैन पद्म पुराण का भाषा अनुवाद कब हुआ है? ऑप्शन है 1719, ऑप्शन बी 1721, ऑप्शन सी 1741, ऑप्शन डी 1761। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1761। ठीक है, 1761 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है मथुरानाथ शुक्ल का पंचांग दर्शन जो समय है उसका 1800 ईस्वी किस प्रकार का ग्रंथ है? ऑप्शन ए है काव्य ग्रंथ, ऑप्शन बी ज्योतिष ग्रंथ, ऑप्शन सी दार्शनिक ग्रंथ, ऑप्शन डी पौराणिक ग्रंथ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा कि मथुरानाथ शुक्ल का पंचांग दर्शन ज्योतिष ग्रंथ है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। मुंशी सदासुख लाल के विष्णु पुराण के आधार पर रचित सुख सागर में खड़ी बोली गद्य की अखंड परंपरा परिलक्षित होती है। सुख सागर हमने देखा था, मुंशी सदासुख लाल के विष्णु पुराण के आधार पर रचा हुआ कौन सा है कृति? सुख सागर है। इसमें खड़ी बोली गद्य की अखंड परंपरा देखी गई है। अगला प्रश्न है उत्तर भारत में खड़ी बोली गद्य की परंपरा कब से सिद्ध होती है? तो उत्तर भारत में खड़ी बोली गद्य का जो प्रारंभ हुआ है वह 17वीं सदी के प्रथम चरण से हुआ है। अगला जो फैक्ट है वो 1830 के आसपास के कुछ राजकीय पत्र राज दरबार की कार्यवाही के विवरण तथा धर्म भावना से प्रेरित नाटक प्राप्त हुए जिनकी भाषा क्या थी? खड़ी बोली हिंदी थी। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इस समय खड़ी बोली हिंदी का जो रूप है वो मिलना प्रारंभ हो गया था। अगला प्रश्न है नेपाल में सन 1835 ईस्वी में कौन सा नाटक खड़ी बोली हिंदी में खेला गया था? पहला है रानीखेत की कहानी, दूसरा है कृष्णाचरितोपाख्यान, तीसरा है राजा हरिश्चंद्र और चौथा है तिलिस्मी होशरुबा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? कृष्णचरितोपाख्यान जो है यह जो नाटक है वह नेपाल में 1835 ईस्वी में खेला गया था। ठीक है, और ये खड़ी बोली गद्य में रचित नाटक है। अगला जो प्रश्न है वह कृष्णचरितोपाख्यान नाटक कहाँ खेला गया था? ऑप्शन है लखनऊ, दिल्ली, काठमांडू और वाराणसी। तो अभी जैसे जिक्र हुआ कि नेपाल में खेला गया था, तो नेपाल कहाँ है? एक जगह है नेपाल में, एक स्थान है काठमांडू। तो काठमांडू में रथ यात्रा के वार्षिक समारोह के अवसर पर नेवारियों द्वारा ब्रिटिश रेजिडेंसी के तत्वाधान में खेला गया था यह नाटक। कौन सा? कृष्णचरितोपाख्यान। अगला प्रश्न है कृष्णचरितोपाख्यान की पांडुलिपि कहाँ सुरक्षित है? ऑप्शन है पट्टा पुस्तकालय,
दूसरा है भारत सेवाश्रम संघ, तीसरा है इंडिया ऑफिस लंदन और चौथा है फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता। इसका सही उत्तर क्या होगा? इंडिया ऑफिस लंदन के पुस्तकालय में इसको सुरक्षित रखा गया है। किसे? कृष्णा चरित्रोपाख्यान की पांडुलिपि को। अगला प्रश्न है रानी केतकी की कहानी किस लेखक द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी है इंशा अल्लाह खां, ऑप्शन सी है अमीर खुसरो, ऑप्शन डी है राजा शिव प्रसाद सितारा हिंद। तो रानी केतकी की कहानी जो है वो इंशा अल्लाह खां की कृति है। रानी केतकी की कहानी किस काल में लिखी गई थी? ऑप्शन है 1700 से 1710, 1750 से 1760, ऑप्शन तीसरा है 1800 से 1808 और ऑप्शन चौथा है 1850 से 1860। प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1800 से 1808 जो लखनऊ में इसका प्रकाशन हुआ है और इंशा अल्लाह खान ने लिखी है। अगला प्रश्न है रानी केतकी की कहानी किस प्रकार की रचना है? पहला है धार्मिक आख्यान है, दूसरा है हास्य प्रधान लौकिक प्रेम कथा है, तीसरा ऐतिहासिक उपन्यास है, चौथा सामाजिक सुधार नाटक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हास्य प्रधान लौकिक प्रेम कथा है। रानी केतकी की कहानी क्या है? हास्य प्रधान लौकिक प्रेम कथा। इसके विषय में जान लेते हैं। इसके माध्यम से यानी हास्य प्रधान लौकिक प्रेम कथा है, इसके माध्यम से सर्वप्रथम खड़ी बोली गद्य साहित्य में लौकिक श्रृंगारमय प्रेमाख्यान परंपरा का सूत्रपात हुआ। कहानी की भाषा नीति पर इंशाअल्लाह क्या कहते हैं? यह वह कहानी है जिसमें हिंदी छुट और न किसी बोली का मेल है न पुट है। ठीक है, तो ये जो कथन है ये पूछा जाता है प्रश्न परीक्षा में कि ये कथन किसका है? इंशाअल्लाह खान के ने लिखा है इस कथन को और कहानी की भाषा नीति पर उन्होंने कहा है। ठीक है, कि जो भाषा संबंधी जो अगर हम देखें तो ये जो कथन है वह किनका है? इंशाअल्लाह खां का है। यह वह कहानी है जिसमें हिंदी छुट और न किसी बोली का मेल है न पुट। इंशा अल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी की भाषा नीति के विषय में क्या घोषणा की? पहला ऑप्शन है यह संस्कृत मिश्रित उर्दू है, यह शुद्ध हिंदी है, किसी अन्य बोली का मेल नहीं है। तीसरा ऑप्शन है यह अवधी और ब्रजभाषा का मिश्रण है और चौथा ऑप्शन है यह अरबी फारसी प्रधान गद्य है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा यह शुद्ध हिंदी और किसी अन्य बोली का मेल नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि उन्होंने पहले ही ये कथन में स्पष्ट किया था कि यह वह कहानी है जिसमें हिंदी छुट और न किसी बोली का पुट है। तो ये महत्वपूर्ण कथन किनका है? इंशा अल्लाह खां का है और इससे संबंधित अगर हम देखें तो यह शुद्ध हिंदी है और इसमें किसी बोली का मेल नहीं है। इंशा अल्लाह खां की भाषा की विशेषता क्या बताई गई है? तो ये संस्कृत निष्ठ प्रयोग करते हैं, उर्दू शायरी का असर है। ऑप्शन तीसरा जो है वह प्राचीन उर्दू गद्य की शैली में वचन सूचक चिन्हों का प्रयोग है। ऑप्शन डी संस्कृत छंदों का व्यापक उपयोग है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्राचीन उर्दू गद्य की शैली के अनुसार कृदंतों, क्रियाओं तथा विशेषणों में वचन सूचक चिन्हों का प्रयोग। तो इसमें ऑप्शन है ऑप्शन बी उर्दू शायरी का असर, ऑप्शन सी है प्राचीन उर्दू गद्य की शैली में वचन सूचक चिन्हों का प्रयोग, ऑप्शन डी है संस्कृत छंदों का व्यापक उपयोग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी प्राचीन उर्दू गद्य की शैली में वचन सूचक चिन्हों का प्रयोग। ठीक है, प्रश्न क्या था? इंशा अल्लाह खां की भाषा विशेषता के विषय में था। ठीक है, प्राचीन उर्दू गद्य की शैली के अनुसार कृदंतों, क्रियाओं तथा विशेषणों में वचन सूचक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसका नमूना देख लें। निवाड़, मोलिये बजरे, लचके, मोरपंखी, सोनामुखी, श्याम सुंदर, राम सुंदर और जितनी ढब की नावें थीं, सुथरे रूप से सजी सजाई, कसी कसाई, 100 लचके खातियाँ, आतियाँ जातियाँ, लहरातियाँ पड़ी फिरतियाँ थीं। उन सब पर यही गवैये, कंचनियाँ, रामजनियाँ और डोमनियाँ खचाखच भरी अपने अपने कर्तव्य में नाचती गाती कूदती फांदती धूमें मचातियाँ, अंगड़ातियाँ, जमहातियाँ, उंगलियाँ नचातियाँ, उछली पड़तियाँ थीं। ठीक है, तो ये जो वचन सूचक जो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रयोग जो हुआ है जिस रूप में, ठीक है, तो ये किनकी भाषा शैली का नमूना है? इंशा अल्लाह खां की भाषा शैली का नमूना है। ठीक है, अगला प्रश्न है इंशा की गद्य की भाषा की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो इनकी भाषा जो है वो हल्की थी, चलताऊ और मनोरंजक शैली की थी। ठीक है, अगला है रानी केतकी की कहानी किस प्रकार के गद्य का उदाहरण है? ऑप्शन है फारसी गद्य, ऑप्शन बी धार्मिक गद्य, ऑप्शन सी खड़ी बोली गद्य, ऑप्शन डी संस्कृत गद्य। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? खड़ी बोली गद्य। रानी केतकी की कहानी किस प्रकार के गद्य का उदाहरण है? खड़ी बोली गद्य। अब इसका सामान्य नमूना अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने आप
अपने ध्यान में चढ़ी कोई कहानी ऐसी कहिए जिसमें हिंदी छुट और किसी बोली के पुट ना मिले, तब जाके मेरा जी फूल की कली के रूप से खिले। बाहर की बोली और गवारी कुछ उसके बीच में ना हो। अपने मिलने वालों में से कोई बड़े पढ़े लिखे पुराने धुराने डाग, बूढ़े डाग या खटराग लिया लाए, सिर हिलाकर, मुंह थुथाकर, नाक में चढ़ाकर, फिर आंखें फिराकर लगे कहने, यह बात होती दिखाई नहीं देती। हिंदवीपन भी ना निकले और भाकापन ना ठूसा जाए। ठीक है, तो ये इंशाअल्लाह खां की भाषागत नीति थी जिसे उन्होंने स्पष्ट किया है रानी केतकी की कहानी में। ठीक है, उसकी भूमिका में स्पष्ट किया है। अगला जो प्रश्न है वह इंशा के गद्य में कौन सा प्रभाव भी देखा जाता है? तो पहला है फारसीपन। ठीक है, इंशा के गद्य में कौन सा प्रभाव देखा जाता है? फारसीपन। अगर इसका नमूना देखें तो सिर झुकाकर नाक रगड़ता हूँ अपने बनाने वाले के सामने जिसने हम सबको बनाया है, और बात की बात में वह कर दिखाया जिसका भेद किसी ने ना पाया है। ठीक है, तो ये जो फारसीपन है वह गद्य का नमूना है और ये इंशा के गद्य का आप देख सकते हैं एक उदाहरण के रूप में है। अगला है इंशा के गद्य में सानुप्रास विराम प्रवृत्ति का उदाहरण कौन सा है? तो रानी केतकी सावन भादों के रूप रोने लगे। तो ये सानुप्रास जो विराम का जो प्रवृत्ति है वो हमको दिखाई देता है इन पंक्तियों में। अगला जो प्रश्न है वह दौलत राम और सदासुख लाल के गद्य की भाषा किसके अनुकूल थी? प्रश्न है। तो इनकी जो भाषा है वह धार्मिक और सांस्कृतिक विषयों के अनुकूल थी। दौलत राम और सदासुख लाल के गद्य की जो भाषा जो थी वो किसके अनुकूल थी? धार्मिक और सांस्कृतिक विषयों के लिए अनुकूल थी। अगला प्रश्न है अंग्रेज विद्वानों ग्रेसन और फ्रेजर ने क्या कथन किया था? तो इन्होंने कथन किया था कि अंग्रेजों द्वारा खड़ी बोली हिंदी का आविष्कार हुआ है। यानी ये मानते हैं कि जो अंग्रेज आए हैं उनसे खड़ी बोली का विकास हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है अनुच्छेद के अनुसार जो ग्रेसन और फ्रेजर का कथन है वो कैसा बताया गया है? वो सर्वथा भ्रांत है। यानी कि जो वो ये मान रहे हैं कि खड़ी बोली का जो आविष्कार हुआ है वह किससे हुआ है? अंग्रेजों द्वारा हुआ है। तो ये क्या है? पूरी तरीके से भ्रांतिपूर्ण है। तो यहाँ पे हमारा जो गुरुमुखी लिपि वाला जो शीर्षक है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो हम सेक्शन करने वाले हैं वह सेक्शन है, एक बार देख लेती हूँ, खड़ी बोली गद्य का विकास। ठीक है, तो वो हमारा 5वां टॉपिक है और अगर हम वीडियो नंबर देखें तो वो 6ठा होगा। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।